Hello everyone, welcome to all. Today I Monica will tell you about the role of ATP in metabolism. This PPT will cover the metabolism, its type, ATP and the mechanism of ATP formation, and lastly the function of ATP. So basically what is metabolism? It is the sum total of all biochemical reactions occurring in living cell. It means chemical processes in the plant and animals that change food into energy. मतलब फूड का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. And then metabolism pathways fall in two categories. First one is anabolic pathway, second is catabolic pathway. So first, anabolic pathway. Anabolic pathway are involved in the synthesis of compounds and consumed energy. It means reaction required free energy to proceed, and that reaction is called as endergonic in nature. And the synthesis of amino acids and synthesis of polypeptides from amino acids is the best example of anabolic processes. And second one is catabolic pathway. Catabolic pathway are involved in the oxidative breakdown of larger complex molecules and release of energy. It means reaction that release free energy, and its reaction is called as exergonic in nature. For example, when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, energy is liberated. Okay? And then comes to amphibolic pathway. That name suggests that it means catabolic and anabolic reactions both occurring at a time. Some pathways can be either anabolic or catabolic depending on the energy condition in the cell. They are referred to as amphibolic pathway. And the best example of amphibolic pathway is citric acid cycle. इसको हम TCA भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड अदर नेम इज़ क्रैब साइकिल. इसमें क्या होता है, जो क्रॉस रोड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है एक्टिंग करते हैं एज द लिंक बिटवीन एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे में, इसलिए ये बेस्ट एग्जांपल है एम्फीबॉलिक पाथवे का. एंड देन कम्स टू ATP. ATP सजेस्ट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसके अंदर क्या क्या होता है, राइबोस, एटिनिन एंड 3-फॉस्फेट ग्रुप. और जितने भी हमारी लिविंग सेल्स होती है वो क्या करती है, ATP बनाती है. और जो ATP होती है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली एंड प्रोबेबली लास्ट फॉर लेस दैन ए मिनट बिफोर इट इज़ ब्रोकन डाउन. मतलब ये बात बहुत जल्दी बन जाती है और क्या होता है इसमें रिसाइकिल्ड होती रहती है. मतलब इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज लाइक मनी इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड. And then carbohydrate and fat act as the energy store while ATP is energy currency. और इसका एडवांटेज क्या होता है, जो ATP होती है ये हमारी प्रोड्यूस करती है एनर्जी को स्मॉल पैकेट्स के अंदर, और जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है ATP का वो इनफ होता है सप्लाई करने के लिए एनर्जी ए सिंगल केमिकल रिएक्शन के लिए. और ATP क्या होती है, कॉन्स्टेंटली बीन यूज और रिसाइकिल बाय एवरी लिविंग सेल. जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स होती है सारी की सारी रिसाइकल्ड करती है ATP को. एंड देन ATP का स्ट्रक्चर क्या होता है, ATP इज ए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कंटेनिंग एडेनिन होता है, राइबोज होता है और 3-फॉस्फेट ग्रुप होते हैं. और जो हमारी ATP होती है वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी होती है सारी लिविंग सेल्स की. एंड these phosphate residues are termed as अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. जो ये अल्फ़ा फॉस्फेट होता है वो बाउंड होता है राइबोस से. कौन सी बॉन्ड बाउंड करती है इसको, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर बॉन्ड. और जो इनकी लिंकेज होती है 3-फॉस्फेट की. एंड ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व मच मोर अनस्टेबल फॉस्फोरिक एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड. अनस्टेबल कौन सी बॉन्ड होती है, फॉस्फोरिक एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड. एंड देन कम्स टू मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन. हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं ATP फॉर्म करने के लिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, हमारा ATP का फॉर्म होना ADP से विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसको हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. एंड देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस. क्या होता है, जब हमारी ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज जनरेटेड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और इसमें क्या होता है, जो ये एनर्जी इनहेरेंट होती है इस बॉन्ड के अंदर वो यूज़ होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ADP टू फॉर्म ATP. और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है,
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का कन्वर्जन ऑफ 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, मैग्नीशियम आयंस की। एंड देन कम्स टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास 4 लार्ज मल्टी मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और 2 मोबाइल कैरियर्स होते हैं, और ये सारे कार लोकेट होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एक्सेप्ट एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर, क्योंकि ये होता है हमारा मैट्रिक्स में प्रेजेंट। जैसे कि हमने पढ़े कि इसके पास 4 लार्ज मल्टी मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हम इनको सीरीज वाइज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, NADH, NADPH, यूबिक्विनोन्स, ऑक्साइडो रिडक्टेज, FMN प्रोटीन्स एंड आयरन सल्फेट सेंटर्स। ओके, और मोबाइल कैरियर्स कौन कौन से, यूबिक्विनोन्स एक्ट एज द शटल बिटवीन, किस किस के बीच में होता है ये, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में, एंड देन कॉम्प्लेक्स 2 और 3 के बीच में। फिर आते हैं हम कॉम्प्लेक्स 2 पे, इसमें क्या होता है, सक्सिनेट, यूबिक्विनोन्स, ऑक्साइडो रिडक्टेज और FAD, उसमें क्या था, NADH था, इसमें है हमारे पास FAD, और आयरन प्रोटीन्स होते हैं और आयरन सल्फेट सेंटर्स। फिर होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3, इसमें होता है हमारे पास साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C विद आयरन सल्फेट सेंटर्स। एंड देन आते हैं मोबाइल कैरियर्स, वो क्या होता है, साइटोक्रोम C को ही हम मोबाइल कैरियर्स बोल देते हैं, और ये किस किस के बीच होता है कैरियर, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4, क्या होता है इसमें, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड CU। फिर आता है ATPase कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, F0 से F1, इसको हम बोल देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। फिर आते हैं हम हाइड्रोजन कैरियर्स पर, इसमें क्या क्या होते हैं, फ्लेवर प्रोटीन्स, इट मीन्स FMN और FAD, और यूबिक्विनोन्स, और ये रिडॉक्स पोटेंशियल होती है because they accept or donate 2 hydrogen ions and 2 electrons at a time। and then आते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पे। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं, जो साइटोक्रोम्स होते हैं हम उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और उसमें भी रिडॉक्स सिस्टम होता है बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट और रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। जब हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सच एज ऑक्सीजन इन रिडॉक्स रिएक्शन। हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को बोल देते हैं, और ये क्या करती है, इसको रिलीज एनर्जी करती है जो हम यूज़ करते हैं ATP फॉर्मेशन में। ओके, एंड फिर आता है इन यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो ये रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी हमने, इसके थ्रू जाती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। ओके, एंड विद इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर जाते हैं ये, दीज प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन सेल्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दीज लिंक्ड सेट ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ ATP। फंक्शन ऑफ ATP में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट मीन्स ATP इज़ द मेन रोल होता है ATP का मसल कॉन्ट्रैक्शन में। फिर आता है एलोस्टेरिक मॉडिफायर, थर्ड इज बायोसिंथेटिक रिएक्शन, फोर्थ इज नर्व कंडक्शन, फिफ्थ इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिक्स्थ इज कपलिंग ऑफ रिएक्शंस। And lastly, question arises that why is ATP considered the universal energy currency? Why not other nucleotide like CTP, UTP, etc.? CTP means cytidine triphosphate, UTP means uridine triphosphate, GTP means guanosine 5 triphosphate। तो बोलते हैं हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बिकॉज जो ATP होती है हमारी, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, and the other nucleotides GTP, CTP and UTP do participate in metabolism reaction, but that is with which ATP can donate only single phosphate, 2-phosphate or even adenosine. Moiety is considered a better nucleotide in energy transfer reaction, जो कि ये GTP, CTP, UTP डोनेट नहीं कर सकते। ओके, इसलिए हमारी ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।